दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, फीड मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जो कि सेकंड सेमेस्टर का मिड टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी आप सभी को जो भी डाउट्स आते हैं कमेंट में जरूर पिन करना, आपके ऑल डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी आंसर में लगता है कि इस आंसर को चेंज होना चाहिए तो सारे डाउट्स को आप कमेंट में पिन कर देना। बाकी सभी की सोशल मीडिया की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहां पे भी आपने क्वेश्चन को आस्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे, द बीड्स दैट डिपेंड कंप्लीटली एंड पार्टियली ऑन द होस्ट प्लांट आर टर्न अस, यानी बे खरपतवार जो परपोषी पौधे पर पूर्णतः या आंशिक रूप से निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आप सभी को पता है ना, तो वो एक्वाटिक, ना यहाँ पे आपके जो है एलियन बीड्स। एलियन बीड्स को याद रखना, एक्सोटिक बीड भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है बिल्कुल। एक्सोटिक बीड क्या होते हैं? विदेशी खरपतवार। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो, रोग्य खरपतवार। ऑप्शन नंबर डी आपका पैरासाइट्स खरपतवार। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो दूसरे पौधे पर पूर्णतः निर्भर होते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पे परजीवी खरपतवार, यानी पैरासाइट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई पिक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा हुआ है कि फर्स्ट केमिकल यूज्ड फॉर बीड्स कंट्रोल इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में खरपतवार नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला प्रथम रसायन कौन सा था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? 2,4-D है ना। आप सभी को ये पता होगा, क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन है। 2,4-D का जो है विश्व में प्रथम उपयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे, पेप्स, डिंग्स, कंपोज, फिथेरी या परसिस्टेंट स्टाइल सैलून आदि संरचनाओं में खरपतवार की मदद के लिए जो विशेष अंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ डिसमेंडेंट, या यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो डोरमेंसी, रीजनरेशन और अट्रैक्टिव डिसीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रसारित करना, यानी डिसेमिनेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, द मैकेनिज्म ऑफ बीड डिस्पर्जल बाय एनिमल्स इज कॉल्ड, यानी जो जंतुओं के द्वारा खरपतवार के फैलाव की क्रिया विधि। आप सभी को पता है, बकरियां आपकी बहुत सारी ऐसे बबूल्स के पौधे हुए इनको बहुत ज्यादा फैलाती हैं। ठीक है, और भी आपके अदर खरपतवार है, आप सभी को पता है पशुओं के द्वारा खाए जाते हैं, तो उनके द्वारा अलग अलग जगह पर जो है बीड्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उसको, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? तो उसको एनिमोफिली बोलेंगे, क्या पिकिंग बोलेंगे, पॉलिनेशन या एडोजूचरी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एंडोजूचरी इज द करेक्ट आंसर। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, स्टार लगा के रखना भाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फसल बीज की तरह दिखने के लिए, अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का, फसल बीज की तरह दिखने के लिए खरपतवार बीज अनुकूलन, पौधे का शरीर बीज समान आकार, फैलाव के लिए फसल के रूप में आकारिकी को क्या कहा? आकारिकी मतलब मार्फोलॉजी। तो यहाँ पे आप उसको क्या बोलोगे? तो क्रॉप मिमिक्री। आपने देखा होगा गेहूं के में जो है आपका फ्लेरिस माइनर बिल्कुल क्रॉप मिमिक्री का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? क्रॉप मिमिक्री। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है, द स्टडी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ बीड्स स्पीसीज इज नोन एज, यानी स्थापना, विकास, प्रजनन और जीवन चक्र का अध्ययन खरपतवार की प्रजाति के रूप में जाना जाता है, उसको क्या बोलेंगे? बीड्स इकोलॉजी, बीड्स बायोलॉजी, बीड पेटेंट या बीड टर्मिनोलॉजी? तो ये तीनों गलत है, ना तो उसको इकोलॉजी बोलेंगे और बीड बायोलॉजी तो बोलेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, बीड पेटेंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बीड्स टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली। ठीक है, उसको बोलेंगे खरपतवार शब्दावली, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है, प्याज की आपने से क्रिटिकल स्टेज पूछी है, क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ बीड्स कंपटीशन फॉर ओनियन इज फ्रॉम सोइंग टू। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 60 डेज इज द राइट आंसर। बेसिकली अगर ऑप्शन में आपको 75 डेज भी लेता है तो यहाँ पे आपको 75 डेज भी ले सकते हैं, क्योंकि 60 से 75 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, 90 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 60 डेज। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे पूछा हुआ है, द एडेप्टिव पोटेंशियल ऑफ अ बीड दैट एनेबल टू ग्रो एंड एनी एनवायरमेंट, यानी खरपतवार की अनुकूलित क्षमता जो इसे किसी भी वातावरण में रहने की क्षमता बनाती है। मतलब किसी भी वातावरण में, जैसे गाजर घास आप अमेरिका में भी उगा लो और ये भारत में भी उगा लो, तो उसके अंदर वो क्षमता पाई जाती है, जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है बहुत मजबूत होती है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका
परसिस्टेंस, ठीक है, परसिस्टेंस इज द राइट आंसर। विजिबिलिटी भी नहीं होगा, एडेप्टेशन भी नहीं होगा और इंडुरेक्शन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे परसिस्टेंस इज द राइट आंसर, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, द टर्म एलोपैथी वाज गिवन बाय, यानी जो आपका टर्म है एलोपैथी वो किसने दिया था। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो हंस मोलिस, जेथरो टुल, नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन। तो आप सभी को इनके बारे में अच्छे से पता है कौन क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर तो आप सभी को बेसिकली पता लग गया होगा, हंस मोलिस इज अ राइट आंसर। बाकी जेथरो टुल आप सभी को पता है, इनको जो आपके टिलेज विज्ञान के फादर बोलते हैं। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में भी आप सभी को पता है, इनको विश्व में हरित क्रांति के फादर। और एमएस स्वामीनाथन के बारे में तो सबको ही पता होता है, जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट होता है, ये बेसिक क्वेश्चन इनसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा हुआ, वर्ल्ड वर्स्ट बीड्स इन, यानी दुनिया का सबसे घटिया खरपतवार कौन सा है। तो दुनिया का यहाँ पे सबसे जो घटिया खरपतवार है वो है साइप्रस रोटंडस या पार्थेनियम हिस्टेरोफोरम या एकाइनोक्लोबा या आपका सोरगम हेल्पेंस। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे घटिया खरपतवार माना जाता है ना भाई, वो आपका पार्थेनियम हिस्टेरोफोरम यानी गाजर घास सबसे घटिया खरपतवार मानी जाती है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ पे फैमिली पूछी हुई है आपसे, बीड्स ऑफ साइप्रेसी फैमिली आर कॉल्ड, यानी जो साइप्रेसी परिवार के जो खरपतवार होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ग्रास बोलेंगे क्या, बिल्कुल ग्रास तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ग्रेमिन जो फैमिली होती है उनको ग्रासेस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो यहाँ पे सेडिगेस या ब्रॉड लेबल्ड बीड्स या नैरो लेबल्ड बीड्स, तो यहाँ को क्या बोलेंगे, सेडगेस, ठीक है, या बी राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा हुआ है, ड्यूरिंग समर सीजन डीप प्लॉइंग एंड ओपनिंग ऑफ सॉइल किल द बीड्स, यहाँ प्रोपेग्यूल्स एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ, यानी गर्मी के मौसम में गहरी जब जुताई करते हैं ना, तो जो खरपतवार ऊपर आ जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए एक एवरेज टेम्परेचर क्या होता है। तो यहाँ पे जो एवरेज आपका टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे आपका 20 to 35 सेल्सियस, ठीक है, 20 to 35 सेल्सियस आपका यहाँ पे एवरेज जो टेम्परेचर पूछा है वो यहाँ पे 20 से 35 सेल्सियस आप यहाँ पे ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पे अगर 20 से 35 सेल्सियस नहीं हो तो फिर अपने को क्या लेना है, तो यहाँ पे अपन जो है 30 से 32 सेल्सियस भी यहाँ पे आंसर जो है ले सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका राइट है, 30 से 32 और 20 से 35 भी यहाँ पे दोनों करेक्ट आंसर है, ठीक है। वैसे राइट आंसर अगर देखा जाए तो 20 से 35 यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो जॉनसन ग्रास और सोरगम हेल्पेंस जर्नली प्रोपगेट्स बाय, यानी जो जॉनसन ग्रास है वो किसके द्वारा प्रोपोगेट होती है, यानी जो प्रसारित होती है, तो राइजोम के द्वारा प्रसारित होती है, याद रखना, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइजोम के द्वारा जॉनसन ग्रास जो है प्रोपोगेट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप याद रखना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक जैसे कि आप ये फील्ड है, अगर किसी भी क्षेत्र में खरपतवार को संपूर्ण तरीके से नष्ट करना, पूर्ण तरीके से वहां पे खरपतवार रहे ही ना, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इरिडिगेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, उसको क्या बोलते हैं, इरिडिगेशन। किसी भी एक निश्चित क्षेत्र से खरपतवार को संपूर्ण तरीके से नष्ट करना क्या कहलाता है, इरिडिगेशन कहलाता है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार आलू की फसल में कीट और रोगों के फैलाव के धारक के रूप में कार्य करता है। तो वो यहाँ पे कीट और रोगों को प्रसारित करता है आलू में। अगर वो खरपतवार आलू की फसल में है तो वो कीट और रोगों को प्रसारित करेगा, तो वो ऐसा कौन सा खरपतवार है, तो वो यहाँ पे आपका जो खरपतवार है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरम। ये काम अच्छे तरीके से निभाता है कौन, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरम, भाई आलू में जो है कीट और रोगों को प्रसारित करने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा हुआ, मोस्ट ऑफ द बीड्स हैविंग विच टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक सिस्टम, यानी जो फोटोसिंथेटिक्स आपका होता है वो अधिकतर कौन से खरपतवार में होगा, C3 टाइप्स में, C4, C5 या C2। तो यहाँ पे C4 टाइप्स में अधिकतर जो खरपतवार में फोटोसिंथेटिक्स होता है, याद रखना, C4 साइकिल चलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 17 में यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, हाउ मच नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्राइगा। स्ट्राइगा का जो पौधा होता है उसमें प्रति वर्ष कितने जो है बीज संख्या पूछी हुई है, तो 50 लाख यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बीज होते हैं भाई स्ट्राइगा में, 50 लाख, ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं भतुआ के बारे में पूछा हुआ है, चीनोपोडियम एल्बम के बीज कब तक ब्यारे रहते हैं, मतलब ब्यारे का मतलब यहाँ पे जीवित रहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपके जो है खरपतवार के बीज 40 साल तक यहाँ पे जीवित रहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो जीवित रहते हैं वो आपके रहते हैं हिरणखुरी के, ठीक है, 50 साल तक जीवित रहते हैं हिरणखुरी के बीज। वो किसी भी एनवायरमेंट में उनको डाल दो, कैसे भी उनको रखो, वो 50 साल तक या 40 साल तक आपके जो है जीवित होते हैं, याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हुआ है कि यहाँ पे स्टेल सीड बेड के बारे में पूछा हुआ है कि बासी बीज क्यारी का प्रयोग किस विधि के अंतर्गत करते हैं, यानी जो स्टेल सीड बेड्स है तो उसको क्या, उस जो विधि का अगर उपयोग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मेथड बोलेंगे क्या, या आपका यहाँ पे कल्चरल मेथड या फिलोजिकल मेथड या केमिकल मेथड। तो भाई देखो केमिकल का तो अपन इसमें यूज करते हैं, नहीं तो केमिकल मेथड भी नहीं बोलेंगे, बायोलॉजिकल मेथड भी नहीं बोलेंगे और फिलोजिकल मेथड भी नहीं बोलेंगे। तो आपका कल्चरल मेथड इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 19 का कल्चरल मेथड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की यहाँ पे बात करें तो विश्व में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण किस वर्ष प्रारंभ किया गया भाई, किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो 1954 में जो है आपका खरपतवार नियंत्रण वर्ष प्रारंभ किया गया, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 आपका पूछा हुआ जंगली गाजर किस प्रकार का खरपतवार है, भाई जंगली गाजर जितने भी आपके जंगली गाजर हो गया, जंगली धान हो गया, ये आपके जो है कैसे होते हैं, बाइनियल खरपतवार होते हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पूछा हुआ है रिप्रोडक्शन बाय द सीड्स इज कॉल्ड, यानी बीज के द्वारा जो जनन उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आप सभी को पता है एपोमिक्सिक तो बोलेंगे नहीं ना, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बचे एसेक्सुअल प्रोडक्शन और सेक्सुअल, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन, याद रखना उसको बोलते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन, जो बीज के द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 साइप्रस की जो है अपने से फैमिली पूछी हुई, साइप्रस रोटंडस मतलब मोथा, मोथा की फैमिली क्या होगी, तो साइप्रेसी, याद रखना बिल्कुल, यहाँ पे आपने को क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा हुआ है, बीड सी डोरमेंसी केसेस बाय प्लाउंग इज कॉल्ड, यानी जुताई के उत्पन्न खरपतवार बीज प्रसूति क्या कहलाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफोर्स डोरमेंसी बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफोर्स डोरमेंसी, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे अपने से पूछा हुआ है डाइकोट प्लांट के बारे में कि जो डाइकोट्स बीड्स होते हैं सीड इजीली ब्रेकअप, यानी उनके सीड को इजीली तोड़ा जाता है, तो कितने भागों में टूटते हैं वो, तो आप सभी को पता है द्विबीजपत्री नाम है, तो बिल्कुल यहाँ पे 2 पार्ट्स में टूटेंगे, राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 मोथा के बारे में पूछा हुआ है, मोथा साइप्रस रोटंडस किसके द्वारा प्रचलित खरपतवार का उदाहरण है, तो रूट्स के द्वारा, ठीक है, रूट्स के द्वारा प्रचलित उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे एनी प्लांट सिक्रेट्स द केमिकल विच इज हार्मफुल टू द अदर क्रॉप इज कॉल्ड, यानी अगर जैसे आप सभी को पता है एक पौधा लगा हुआ है और एक पौधा और पास में लगा हुआ है उसके, इससे टॉक्सिक जो है इफेक्ट निकल रहा है, टॉक्सिक जो है आपका स्त्राव कर रहा है, और इस जो पौधे को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हानि हो रही है, वो टॉक्सिक इफेक्ट सहन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं एलोलोपैथी, ठीक है, याद रखना एलिलोपैथी इज आर राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की, तो ये तो आप सभी को पता है गेहूं की फसल के खेत में फेलेरिस माइनर किसका उदाहरण है, तो मिमिक्री बीड्स का उदाहरण है, राइट आंसर सी होगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 रिलेशनशिप कर्व बिटवीन बीड्स डिस्टेंस एंड क्रॉप यील्ड, यानी जो बीड में बीड घनत्व और यहाँ पे फसल उपज के बीच जो वक्र बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइडल वक्र बोलते हैं, याद रखना ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिग्मोइडल वक्र बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच बीज इज यूज्ड अ पॉलिनेशन इंडिकेटर, यानी प्रदूषण संकेत के रूप में किस खरपतवार का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो किसका उपयोग करते हैं, लैम्स क्वार्टर्स डूब्स मोथ्स या हिरनकुड़ी, तो इसका लैम्स क्वार्टर्स का उपयोग करेंगे, राइट आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए, अगर आपको किसी भी आंसर में डाउट लगता है तो मेरे को कमेंट में जरूर यहाँ पे पिन करना, ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और लाइक जरूर करना वीडियो को अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।